हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यहाँ पर गाइडेंस प्रोग्राम में। गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने प्रथम प्रश्न पत्र को कंप्लीट करने के बाद द्वितीय प्रश्न पत्र में भी राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और शासन व्यवस्था को देख लिया है। आज द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतिम विषय को लेकर चर्चा करेंगे और यह विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं। और यहाँ पर ये काफ़ी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट अपने आप में बन जाता है। मेंस के परिदृश्य यहाँ पर रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, जबकि प्री के परिदृश्य भी यहाँ पर रेगुलर रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका प्री का जो परिदृश्य है और मेंस के परिदृश्य यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आज हम यहाँ पर चर्चा का विषय बनाएंगे। देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में हमें यूपीएससी का सिलेबस क्या कहता है और उस अकॉर्डिंग जो होते हैं वहाँ पर प्री और मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं। साथ ही यहाँ पर इन प्रश्नों की प्रकृति क्या है, आपको आईआर अगर कंप्लीट करना है तो आपके पास स्रोत क्या होना चाहिए, एक बुक क्या होनी चाहिए या मैगजीन कौन सी होनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रश्न की प्रकृति के आधार पर, आने वाले स्ट्रेटजी के आधार पर आपको आईआर कैसे तैयार करना चाहिए। पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, किन पर फोकस होना चाहिए, उसको भी यहाँ पर चर्चा का विषय बनाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आईआर का यूपीएससी का सिलेबस क्या कहता है। देखिए, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 लाइनों में ही उन्होंने अपनी आईआर से संदर्भित सभी विषय वस्तु को रख दी है। तो यहाँ पर वो 3 लाइनें क्या हैं। पहली लाइन में उन्होंने लिखा है कि भारत और इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो यहाँ पर भारत की विदेश नीति को पढ़ना है और भारत के पड़ोसी देश जो कि 9 देश हैं उनके साथ भारत के पड़ोसी देशों के साथ उनके संबंधों को विभिन्न आयामों से देखना है। पड़ोसी देशों की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इसके अलावा मालदीव, श्रीलंका जैसे देश यहाँ पर इसके अंतर्गत आते हैं। इन सभी देशों के साथ जो होते हैं, और म्यांमार भी है इसके अंतर्गत, इन सभी देशों के साथ आपके जो संबंध बनते हैं कैसे हैं, राजनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, वहाँ पर इनके संबंधों की चर्चा की जाएगी। तो एक तरीके से यहाँ पर भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध और भारत की विदेश नीति भी यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए प्री और मेंस के लिहाज से इस टॉपिक का विश्लेषण करते हैं कि यहाँ पर ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। पहले प्री की बात कर लेते हैं। 2015 से 2019 के बीच यहाँ पर प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले टॉपिक से, 2015 में 4 क्वेश्चन आए हैं प्री में, 2016 में 4 आए हैं, 17 में 3 आए हैं, 18 में 2 आए हैं और 19 में 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। मेंस के परिदृश्य बात करें तो यहाँ पर मेंस में 3 क्वेश्चन आए हैं, 15 में, 16 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 17 में 1 क्वेश्चन आया, 18 में भी 1 क्वेश्चन आया और 19 में भी 1 क्वेश्चन आया है। तो अगर हम रेगुलर रूप से बात करें, क्या ये नियमित रूप से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख सकते हैं प्री में भी हर साल यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेंस में भी यहाँ पर हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस यहाँ पर मैटर ये करता है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो पिछले 15 से 19 तक आते आते यहाँ पर प्रश्नों में कमी आई है। स्टार्टिंग आप 4 से देखते हैं और आते आते यहाँ पर 1 हो जाता है। ठीक इसी तरह प्री के भी मेंस के लिहाज से भी बात करें तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको 2015 पूछे गए थे, जबकि यहाँ पर फिर 2, 1, 1, 1, 2019 तक 1 क्वेश्चन आता है, लेकिन कंपलसरी है, ये क्वेश्चन आपको आता ही आता है। दूसरा टॉपिक यहाँ पर है द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार एवं समझौते। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में द्विपक्षीय स्तर पर जैसे कि कुछ महाशक्तियों को पढ़ते हैं, जैसे कि भारत का अमेरिका के साथ संबंध, रशिया के साथ संबंध, जापान के साथ संबंध, ब्रिटेन के साथ संबंध, सऊदी अरब के साथ संबंध। तो यहाँ पर भारत के जो वैश्विक स्तर पर जो बड़े देश हैं उनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं, उनको यहाँ पर पढ़ते हैं। बहुपक्षीय के अंतर्गत कुछ ऐसे संगठनों का अध्ययन करते हैं जहाँ पर भारत सम्मिलित है, जैसे कि आपका शार्क हो गया, आसियान हो गया, ठीक है, G20 हो गया, तो इनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, क्षेत्रीय के वैश्विक तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जैसे कि आपका WTO आ जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत आपको वहाँ पर उसका अध्ययन करना पड़ता है किस तरीके से काम करता है, तो उनकी क्रियाविधियाँ क्या होती हैं, तो उसको वहाँ पर चर्चा के विषय बनाया जाता है। G20 इसमें एक वैश्विक स्तर पर है। क्षेत्रीय समूह की बात करें तो जैसे आसियान है आपका, इसके अलावा शार्क है, इसके अलावा आपका ब्रिक्स है, SCO है। तो इस तरह के आपके जो क्षेत्रीय समूह आते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त
इन देशों के मध्य किसी प्रकार के हुए समझौतों का भी किस तरीके से प्रभाव पड़ता है भारत पर, उसका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे कि दोहा संधि होना, या फिर अशगाबाद समझौता होना, या आसियान जो होता है वहाँ पर आर्थिक समझौता होना, आरसीपी जो होता है हाल फिलहाल जैसे हुए हैं। तो वहाँ पर इस तरीके के जो समझौते होते हैं इन ग्रुपों में, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन भी हम इस टॉपिक में करते हैं। आइए देखते हैं कि इससे प्री और मेंस में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले प्री की बात कर लेते हैं। 2015 से 2019 के मध्य 2015 में 2 क्वेश्चन आया है, 16-17 में एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं देखा गया, 18 में एक बार फिर से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए, और 19 में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया। तो कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन यहाँ पर आते रहते हैं, सम टाइम आते हैं, सम टाइम नहीं भी आते हैं। लेकिन मेंस की अगर बात करें तो मेंस में देखिए 15 में एक क्वेश्चन आया है, 16 में 2, 17 में 2, 18 में 2 और 19 में 2। तो अपने आप में मेंस के लिहाज से ये टॉपिक लगातार 2 क्वेश्चन बना रहा है, 2 क्वेश्चन आपके कंपलसरी यहाँ से बनते ही हैं। तो इस लिहाज से प्री और मेंस के परिदृश्य यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एट द लास्ट यहाँ पर तीसरी लाइन में वहाँ पर उन्होंने व्याख्यायित किया है कि भारत के हितों, विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि विभिन्न देशों के द्वारा जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो वो बनाते हैं पर्टिकुलर अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए, उसका भारतीय संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा करना। जैसे कि चाइना की OBOR नीति, बेसिकली चाइना अपनी आर्थिक सामरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए वहाँ पर वो उसकी अपने देश की एक पॉलिसी है, लेकिन OBOR परियोजना से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। इसी तरीके से अमेरिका और ईरान के मध्य समझौता हुआ और उसके बाद उसका टूट जाना हुआ, तो वहाँ पर उससे भारतीय राजनीति या भारतीय जो होते हैं हित कैसे प्रभावित होते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही होती हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, जिससे डायरेक्टली भारत का कोई जुड़ाव नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली भारत की जो होती हैं कहीं ना कहीं स्थितियाँ प्रभावित होती हैं, तो उसका यहाँ पर अध्ययन करना और उसके प्रभावों की चर्चा करना, सकारात्मक नकारात्मक स्थितियों को देखना यहाँ पर देखा जाता है। इस टॉपिक से यदि हम देखें कि प्री और मेंस में क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले चलिए बात करते हैं प्री में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। 15 में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, 16 में भी एक, 17 में 2, 18 में 0, 19 में 1। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है प्री से भी। यहाँ पर मेंस की बात करें तो 15 और 16 में यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, जबकि 17, 18 और 19 में हर साल यहाँ पर एक क्वेश्चन आए। तो पिछले 3 साल से यहाँ से एक रेगुलर रूप से एक क्वेश्चन बन रहा है। तो इस तरीके से यदि हम एक समग्र अवलोकन करने, हमने यहाँ पर देख लिया टॉपिक क्या है, टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। दूसरा, यहाँ पर हमें जो टॉपिक्स मिल रहे हैं अर्थात 2015, 16, 17, 18, 19 में प्री और मेन से यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात करें समग्र रूप से IR का प्री के लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंस है, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमाइज करने की स्थिति के आधार पर। तो 2015 में देखिए तो 7 क्वेश्चन हैं, 16 में 5 हैं, 17 में 5 हैं, 18 में 4 हैं, 19 में 3 हैं। तो कम होती गई है संख्या, 7 से यहाँ पर 3 तक आया, लेकिन क्वेश्चन आता ज़रूर है। ये डिपेंड करता है कि उस समय की परिस्थितियाँ कैसी हैं और कितना वहाँ पर इसको वेटेज मिलता है। ये हो सकता है कम जा रहा है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है स्थिति और भी वहाँ पर कम देखने को मिले या ज़्यादा देखने को मिले, तो डिपेंड करता है इन सारी चीज़ों को लेकर। मेंस की बात करते हैं। मेंस में अगर हम बात करें तो 2015 से 2019 तक यहाँ पर कंसिस्टेंटली यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 15 में भी 4 है, 16 में 4 है, 17 में 4 है, 18 में 4 है, 19 में 4 है, अर्थात 4 क्वेश्चन कंपलसरी आपके IR के आते ही आते हैं, और वो चारों क्वेश्चन इन्हीं में से किसी न किसी से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से प्री और मेंस में दोनों जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से यहाँ पर क्वेश्चन आपके बनते हैं, अलग अलग टॉपिक से बनते हैं, अलग अलग विषय वस्तु के आधार पर बनते हैं। तो अब इतने बड़े टॉपिक को बेसिकली एक चीज़ ध्यान रखिएगा, IR दिखने में अपने आप में बहुत छोटा है, 3 लाइनों में उन्होंने अपनी बातें कह दी हैं, लेकिन जब मैंने IR पढ़ाया है, IR मैंने अपना ऑलरेडी कंप्लीट किया है, डिटेल्ड में कंप्लीट किया और बहुत अच्छे से बच्चों को कंप्लीट कराया गया है, तो वहाँ पर IR मुझे ख़त्म करने में 5 महीने लग गए थे। बेसिकली क्योंकि IR अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय वस्तु है। आप किसी देश के साथ संबंधों की जब परिचर्चा करते हैं तो परिचर्चा किसी एक विषय वस्तु पर नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर उसके संपूर्ण विषय वस्तुओं पर, उसके आर्थिक परिदृश्यों से चर्चा करनी होती है, ऐतिहासिक पक्षों की जानकारी लेनी होती है, भौगोलिक स्थितियों का विवरण करना होता है, साथ ही वहाँ पर आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक संबंधों की भी चर्चा करनी होती है, और विवादित जो कारण होते हैं उनकी भी चर्चा करनी होती है।
हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर यदि वो कहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी उनकी चर्चाएं करनी होती हैं। और इस परिदृश्य यदि एक देश का ही अध्ययन इतने आयामों से करना पड़े तो वहाँ पर ऐसे यहाँ पर 9 आपके पड़ोसी देश और कम से कम 6 से 7 जो होते हैं वैश्विक स्तर पर जो बहुत ही बड़े देश हैं, मजबूत देश हैं, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को, वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, उनको भी यहाँ पर पढ़ा जाता है। तो ऐसे 6-7 देश और आपको पढ़ने पड़ते हैं। इस तरीके से कम 15-16 देशों के साथ जो होते हैं भारत के द्विपक्षीय संबंधों का अध्ययन करना पड़ता है। इसके पश्चात फिर उसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है संगठनों के बारे में। संगठन कैसे के, जैसे कि आपको वैश्विक संगठन और क्षेत्रीय संगठनों के बारे में, और इस तरीके के जो संगठन है वो भी कम से कम ऐसे 10 से 12 से आपको संगठनों को पढ़ना पड़ता है। और हाल फिलहाल अगर कोई और डेवलपमेंट होगी तो ये भी आंकड़ा 15 तक पहुंच जाता है, जिससे यहाँ पर चीज़ें और भी डेवलपमेंट हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो IR अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय और भारत की विदेश नीति, इन 2 पक्षों को अलग से पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है और इस बहुत बड़े सिलेबस को यहाँ पर सिर्फ 3 लाइनों में लिख दिया गया है, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो कैसे कंप्लीट किया जाए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय वस्तु होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्रोत बताए हैं जिनके आधार पर आप एक IR की अच्छी कह सकते हैं समझ बना सकते हैं। यदि आप बुक पढ़ते हैं तो यहाँ पर पुष्पेश पंत या फिर राजेश मिश्रा में से किसी एक की बुक आप हायर कर सकते हैं। दोनों ही बुक अच्छी हैं, अपने परिदृश्य के लिहाज से बहुत अच्छी हैं, सिस्टमेटिक हैं, सही आयामों को वहाँ पर क्रमबद्धता के आधार पर वहाँ पर उन्होंने उसका विश्लेषण किया हुआ है। इसके अलावा करंट की विषय वस्तु पर ध्यान बनाए रखने के लिए, चीज़ों को समग्र अध्ययन करने के लिए, एक अच्छी जानकारी हासिल करने के लिए IR की एक मैगजीन आती है वर्ड फोकस, उसे ज़रूर पढ़ें। वहाँ पर आपकी पर्टिकुलर किसी भी एक टॉपिक, एक मंथ में जो होते हैं 10 से 12 टॉपिक एक मैगजीन में आते हैं, कम से कम 15 टॉपिक कई बार वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विशेषज्ञों के द्वारा लिखे गए लेख होते हैं, जिसके का वहाँ पर कई अलग अलग आयामों से चर्चा की हुई होती है। तो वहाँ पर IR की आपकी एक बहुत अच्छी वहाँ पर समझ बन सकती है। एक बुक और एक यहाँ पर मंथली मैगजीन वर्ड फोकस आप हायर कर सकते हैं। मैं बुक की बात करूँ तो राजेश मिश्रा जी की बुक ले सकते हैं और वर्ड फोकस की बुक आपको मंथली मैगजीन के साथ यहाँ पर आप स्टडी करें, आपकी IR बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरी पक्ष की, यहाँ पर प्रश्न की प्रकृति कैसी है। देखिए, प्रश्न की जो प्रकृति है वहाँ पर बहुत कह सकते हैं बहुआयामी कई तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहला एक जो प्रश्न बनता है द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत अमेरिका, भारत इजराइल, भारत जापान। तो यहाँ पर इन दो पक्षीय संबंधों के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर समझौते और संधियों के प्रभावों की स्थितियों की चर्चा कर ली जाती है, जैसे कि अशगाबाद करार का भारत के हितों पर क्या प्रभाव, या फिर दोहा संधि का भारतीय हितों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जो संधियां होती हैं, समझौते होते हैं, उनके प्रभावात्मक स्थितियों की भी के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ वैश्विक विवादों के आधार पर भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि व्यापार युद्ध, चीन और अमेरिका का आपने व्यापार युद्ध की स्थिति को देखा। इसी तरीके से अमेरिका और ईरान का विवाद के एक देखा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे विवादित मुद्दे हैं, लेकिन ये विवादित मुद्दे भी क्वेश्चन वहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा अमेरिका का यूनेस्को समूह को छोड़ देना, इस तरीके से जो विवाद के कारण बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तो वहां पर भी उससे संबंधित यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर संगठन आधारित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे स्पेसिफिक वहाँ पर एक संगठन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे इकोसॉक के बारे में पूछा गया है, WTO से रिलेटेड है, यूनेस्को से है, सार्क से है। तो यहाँ पर विभिन्न संगठनों से, चाहे वो क्षेत्रीय हो या फिर वैश्विक संगठन हो, उनके आधार पर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सामरिक एवं राजनीतिक नीतियों का भारत पर प्रभाव क्या पड़ता है, जैसे कि चीन की OBOR नीति का। इसके अलावा पश्चिम एशिया की ऊर्जा नीति के भारतीय हितों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो सामरिक राजनीतिक नीतियाँ बन रही हैं, उसके कारण भारतीय नीतियाँ, सामरिक नीतियाँ हैं, ऊर्जा नीतियाँ हैं, उसके प्रभाव कैसे वहाँ पर परिलक्षित होते दिखाई देते हैं। इसके अलावा भारत की विदेश नीति पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि मौसम परियोजना का होना, या फिर पूर्वोन्मुखी नीति का होना, या फिर वैश्विक नेता के रूप में भारत को प्रतिस्थापित करती हुई भूमिकाओं को लेकर, या फिर UNO में अस्थायी सदस्यता हासिल करने की रणनीतियों को लेकर। तो और इसके अलावा प्रवासी भारतीय से भी वहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रश्नों की प्रकृति अगर हम देखें तो द्विपक्षीय संबंध भी हैं, समझौते करार भी हैं, संगठन भी हैं, वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य भी है, भारत की विदेश नीति भी है,
तो यहाँ पर काफ़ी अलग अलग आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर जब आपको पढ़ना हो, अध्ययन की आपकी रणनीति कैसी हो, कितनी ये सफल हो सकती है और कैसे आप आईआर पर एक अच्छी पकड़ बनाकर वहाँ पर अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे क्वेश्चन कह सकते हैं हमारे टॉपिक के सबसे अंतिम में हम इसकी चर्चा करते हैं। और इसकी चर्चा करने के पीछे कारण आपको स्पष्ट है कि जब आपकी एक अच्छी समझ बन जाती है, सिलेबस कवर आपको समझ में आ जाता है, प्रश्न की प्रकृति यहाँ पर समझ में आ जाती है, प्रश्न कितने पूछे गए जा रहे हैं वो समझ में आ जाता है, बुक्स आपके पास हैं, तो एट द लास्ट यहाँ पर एक फाइनल सेगमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि सारी नॉलेज हो जाने के पश्चात आप इसका सदुपयोग कैसे करेंगे। तो वहाँ पर अध्ययन की आपकी रणनीति इस चीज़ को प्रभावी बनाती है। तो अध्ययन की रणनीति क्या होगी आईआर को पढ़ने को लेकर? मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने आपको ज्योग्राफी का जो होता है गाइडेंस प्रोग्राम में, वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था, मैंने कहा था ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो कई अन्य विषयों को आधार प्रदान करता है और उसमें आईआर की भी मैंने चर्चा की थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चाहे आप ओबीओआर की नीतियों को देख लें, चाहे आप अमेरिका और ईरान के विवाद को देखें, या फिर अशकाबाद करार देखें, या फिर भारत पाक जापान के साथ यहाँ पर संबंधों की परिचर्चा करती हुई चीज़ों को देखें, सार्क के बारे में देखें, तो यहाँ पर जो भी आप नीतियाँ देखते हैं, पश्चिम एशिया के बारे में वहाँ पर वर्णन कर दिया गया, मौसम परियोजना है, पूर्वोन्मुखी नीति हो गई, ये सभी क्या है, ये भौगोलिक परिदृश्यों के आधार पर डिपेंडेंट है। यदि आपको पश्चिम एशिया नहीं पता है, पश्चिम एशिया कैसा भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ पर क्या स्थिति है, कौन से देश हैं, तो वहाँ पर फिर आप एक अच्छी समझ जो होती है वो आपकी डेवलप नहीं होगी आईआर के संबंध में। इसलिए सबसे पहला जो आधार मैंने यहाँ पर रखा है, भौगोलिक अध्ययन का या भौगोलिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए, आपका भूगोल वहाँ पर पढ़ा होना चाहिए, या फिर जब आप इसका अध्ययन कर रहे हों तो वहाँ पर भौगोलिक विषय वस्तु का भी ध्यान रखकर उसके साथ साथ उसको पढ़ें। और इसके लिए मैप का प्रयोग करें, एटलस आपके पास होना चाहिए। और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है कि वहाँ पर पश्चिम एशिया लिखा है तो आपने पश्चिम एशिया पढ़ के निकल गए, बल्कि पश्चिम एशिया होता कहाँ है, क्या परिदृश्य है, उसके आसपास की भूमि मरुस्थल चीज़ें कैसी हैं, उसको जरूर भौगोलिक रूप से एक बार जाकर देख लीजिए। तो एक अच्छी समझ आपकी बन जाएगी यहाँ पर आईआर को समझने में, डिस्क्राइब करने में और उस चीज़ों को वहाँ पर चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करने में। दूसरी चीज़, यहाँ पर सामरिक आर्थिक आधार पर द्विपक्षीय संबंधों की चर्चा हमेशा होती है। तो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो किसी भी द्विपक्षीय संबंधों के सामरिक आर्थिक हितों को वहाँ पर ध्यान में रखकर पढ़ेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से उनके जो द्विपक्षीय जो संबंध बनते हैं उसका आधार क्या है, सामरिक आधार क्या क्या है और आर्थिक आधार क्या है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं दो आधारों पर पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसके अलावा बाकी अन्य चीज़ें भी उनके मध्य डेवलप होती है, लेकिन ये दो सबसे बड़े कारण होते हैं किसी भी द्विपक्षीय संबंध के विकसित होने के। तीसरा आधार क्या है, भारत को हमेशा केंद्र बिंदु में रखें। केंद्र बिंदु में रखने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप परिचर्चा करने जा रहे हैं, जो कि सिलेबस देखिए, पहला सिलेबस पहला पॉइंट कहता है भारत एवं इसके पड़ोसी देश, तो वहाँ पर भारत के साथी संबंधों का अध्ययन करना है। दूसरा पॉइंट भी कहता है द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह एवं भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, अर्थात चाहे वो द्विपक्षीय स्तर पर भारत के संबंध हो, चाहे वैश्विक बहुपक्षीय संबंध हो, या फिर आपके क्षेत्रीय समूहों के साथ हो, वहां पर इन सभी समूहों में भारत के सम्मिलित होने और इनके मध्य जो होने वाले समझौते हैं उसको किस तरीके से भारत को प्रभावित करता है। तो अगेन भारत यहाँ पर केंद्र बिंदु में होगा। और तीसरी लाइन को भी अगर आप पढ़ें तो वहां भी यही कहता है कि भारत के हितों में विकसित विकासशील देशों की नीतियां और राजनीति का प्रभाव। तो आईआर का जो केंद्र बिंदु, कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे वहां पर भारत का एक बिंदु होना तय है, उसी के आसपास बाकी सारी चीजें डेवलपमेंट होंगी। किसी तीसरे पक्ष की भी जानकारी आप हासिल कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अमेरिका ईरान का विवाद भी पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप भारत के परिदृश्य भी उसे देखें कि ये विवाद यदि बढ़ता है, समझौते जैसे कि वहां पर अमेरिका ने फाइनली जाकर प्रतिबंध लगा दिए हैं ईरान पर, तो उससे भारत को क्या क्या प्रभाव हो, इसकी चर्चा आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको हमेशा भारत को केंद्र बिंदु में रखकर, अर्थात भारत को हमेशा आधार बनाएं किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय। इसके अलावा और हमेशा याद रखिए, भारत के हितों को जरूर ध्यान रखिएगा, भारत का हित क्या है, और कहीं अहित हो रहा है तो फिर उसमें सुधारात्मक स्थितियां क्या हो सकती हैं, कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं, इस पॉइंट को भी आपको सोचना है और वहां पर पढ़ना है। इसके अलावा करंट सबसे महत्वपूर्ण होता है आईआर के लिए। जो भी चीजें डेवलपमेंट होती हैं, चाहे वो प्री में पूछे गए क्वेश्चन हो और चाहे मेंस में पूछे गए क्वेश्चन हो, उन सभी का जो आधार होता है वो पिछले 2 साल में डेवलपमेंट हुई जो भी आईआर के टॉपिक्स हैं उन्हीं को आधार बनाकर वो क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए करंट हमेशा केंद्र बिंदु होता।
करंट में आप ध्यान क्या रखेंगे, अर्थात कहते हैं जब करंट हम सर पढ़ रहे हों तो वहां पर आईआर के किस तरीके के टॉपिक्स ध्यान रखें। तो मूलतः 4 बिंदु हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक तो विवादित स्थितियां, चाहे वो स्थान को लेकर हो, तो विवादित स्थान को लेकर ध्यान रखें, या फिर स्थान भौगोलिक स्थिति के आधार पर जहां कहीं सम्मेलन हो रहे हैं, कौन से स्थान पर हो रहा है, कोई विवाद हो गया कि जैसे गाजा इजराइल पट्टी आप सुनते रहते हैं, अमेरिका ईरान हो गया तो क्षेत्र वहां पर नाम ले रहे हैं, शार्गो कहीं सम्मेलन हुआ है, तो इस अर्थात भौगोलिक नॉलेज का ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या रखना है, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है समझौते, विभिन्न देशों के मध्य होने वाले समझौतों पर वहां पर आपको ध्यान देना है। यदि आपको कहीं भी करंट में कोई टॉपिक आया कि हाँ भारत और ईरान के मध्य, या फिर ये समझौता आया और किसी नाम से आया, जैसे अशगाबाद समझौता यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ दोहा संधि लिखी हुई है, तो यहाँ पर इस तरह कोई समझौते होते हैं तो उनको वहां पर ध्यान देखना है करंट में। तीसरा यहाँ पर ध्यान रखना है यात्राएं, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा, भारतीय प्रधानमंत्री की रशिया यात्रा, तो इस तरह की जो यात्राएं हो रही हैं, जो प्रमुख देशों की यात्राएं होती हैं, उन यात्राओं को भी हमेशा ध्यान में रखना है। और चौथा जो है विभिन्न प्रकार के होने वाले सम्मेलन, जैसे कि G20 का सम्मेलन हो गया, या सार्क का सम्मेलन हो गया, आसियान का सम्मेलन हो गया, तो ये जो कुछ टॉपिक हैं आप विवादित स्थान के ध्यान रखें, यात्राएं ध्यान रखें, आयोजन ध्यान रखें, और साथ साथ यहाँ पर समझौते ध्यान रखें। यदि ये 4-5 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आईआर का करंट का टॉपिक जो होता है डेवलप हो जाएगा, और आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैक्सिमाइज करके आप चीज़ों को पढ़ लेंगे। पढ़ने का आधार क्या होगा, केंद्र बिंदु भारत होगा, दूसरा सामरिक और आर्थिक हितों को ध्यान रखेंगे, तीसरा भौगोलिक नॉलेज वहां पर आपको होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। मूलतः वैसे भी जब आप आईआर पढ़ते हैं तो आईआर के सिर्फ 2 ही आधार हैं, 2 केंद्र बिंदु हैं, एक सामरिक होता है, एक आर्थिक होता है। जो भी संबंध बनते हैं आईआर की कह सकते हैं कि जो मूल केंद्र बिंदु है वो सिर्फ 2 आधार होते हैं, एक सामरिक और एक आर्थिक। तो इसी आधार में पूरे आईआर को डिस्कस करते हैं, बाकी मिसलेनियस चीजें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, बाकी और कोई आधार नहीं है। तो बहुत सिंपल स्ट्रिक्ट तरीका है, बुक्स लीजिए, एक टॉपिक चूज करिए, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ना शुरू किया भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध, या भारत और चाइना के साथ संबंध, तो वहां पर उस सभी सब पक्षों को ध्यान रखेंगे, करंट को आधार बनाएंगे कि जैसे कि चाइनीज अभी चाइना जो होता है हाल फिलहाल काफ़ी चीज़ों को लेकर चर्चा का विषय रहा है, खासकर कोरोना को लेकर एक वैश्विक राजनीतिक स्तर पर उस पर एक दबाव बनाया जा रहा है, और इस संबंध में भारत के हित क्या हैं, कैसे वहाँ पर कैसे भारत वहाँ पर लाभ उठा सकता है इन सारी चीज़ों का। तो ये सारी परिदृश्य भी क्वेश्चन को देखते रहना है। इस तरीके से आज हमने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु को देख लिया, हमने क्वेश्चंस देखे, सिलेबस डिस्कस किया, स्रोत आपको बता दिए, प्रश्न की प्रकृति बता दी, और आपको कैसे पढ़ना है उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आज का यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, शासन व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से हम शुरू करेंगे सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र के सभी विषयों का एक एक करके वहां पर गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड लक।